रोज और अलग अलग सहयोगी हमें बताएंगे कि उनके क्षेत्र में टिकट वितरण के बाद क्या समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, किस तरीके से उम्मीदवार जश्न मना रहे हैं और क्या माहौल है। और सहयोगी ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं उनके क्षेत्र में किस तरीके से क्या समीकरण है। हेमंत शर्मा इंदौर से जुड़े हैं। इंदौर अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट है। हेमंत, टिकट जारी होने के बाद, पहले लिस्ट जारी होने के बाद किस तरीके से माहौल, क्या समीकरण, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? देखिए दीपिका, बिल्कुल इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। अगर हम बात करें, इंदौर की सबसे वीआईपी सीट मानी जा रही है और राजनीतिक चर्चाओं में सबसे ज्यादा सीट जो है वो 1 नंबर विधानसभा की, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा हुआ है और उनके सामने संजय शुक्ला, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता के पुत्र हैं, वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़े हुए हैं, जिनका नाम आज लिस्ट में जारी हुआ है। देखिए यहाँ का समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दबदबा है वो ब्राह्मण समाज का सबसे ज्यादा रहा है। 3 लाख के आसपास वोटर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में है। संजय शुक्ला जिस विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो ब्राह्मण वोटों का पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राजनीतिक हलचल है वो भी तेज है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मैदान में उतरे हैं और दूसरी ओर नया चेहरा जो है 2018 में संजय शुक्ला को यहां से उतारा गया था। संजय शुक्ला ने 2018 में जीत हासिल कर बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को परास्त कर विधानसभा सदस्यता प्राप्त की थी। अब अगर बात करें हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की, तो क्षेत्र क्रमांक 2 के अंदर एक नया चेहरा इस बार कांग्रेस ने उतारा है, चिंटू चौकसे को, जो इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात किया तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाली जो सीट है वो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 है, जहां से वर्तमान में विधायक रमेश मेंदोला है, जो सबसे ज्यादा वोटों से मध्य प्रदेश में जीत हासिल की थी। उनके सामने यहां पर चिंटू चौकसे को उतारा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात की जाए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की, क्षेत्र क्रमांक 4 में बीजेपी से मालिनी लक्ष्मण सिंह गोल्ड को यहां पर मैदान में उतारा गया है, जो कि पिछली बार भी 2018 के चुनाव में जिन्होंने जीत हासिल करी थी और लगातार मैदान में अभी उतरी हुई हैं। उनके सामने यहाँ पर राजा मंगवानी को उतारा गया है, जिनके लिए सिंधी समाज पिछले लंबे समय से कांग्रेस से मांग कर रहा था कि उन्हें कांग्रेस एक सिंधी समाज को मैदान में, सिंधी समाज के एक प्रतिनिधि को मैदान में उतारे। तो जो राजा मंगवानी है वो सिंधी समाज से आते हैं और सिंधी समाज के एक बड़े संगठन के अध्यक्ष भी हैं, उनको उतारा, नया चेहरा यहाँ पर भी दिया। इसके साथ अगर हम राव की बात करें तो राव से फिर से जीतू पटवारी को मैदान में उतारा है। काफी वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री रहे और उनके सामने मधु वर्मा जो है बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो मधु वर्मा भी इसके पहले जो 2018 का चुनाव था उसमें 5600 वोटों से पराजित हुए थे, कम वोटों से हारे थे और उनको मैदान में इस बार उतार दिया गया है। अब अगर हम सांवेर विधानसभा की बात करें तो सांवेर विधानसभा में मंत्री तुलसी सिलावट जो है उनको उतारा गया है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक है। 2018 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से जीत हासिल की थी और इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और अब बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। और इनके सामने प्रेमचंद गुड्डू, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, उसके पहले वो बीजेपी में थे और फिर से उन्होंने घर वापसी कर कांग्रेस में आए, उनकी पुत्री रीना बोरासी को मैदान में उतारा है, जो लगातार पिछले लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रही है। तो इंदौर की जो 6 अभी सीटें जिनके ऊपर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी प्रत्याशियों को घोषित किया है, तो उनके जो समीकरण है वो अब देखना होंगे कि चुनाव के बाद किस प्रकार के सामने आते हैं। पर अभी जो जिस तरीके से देखा जाए 3 सीटें और बची हुई है। अगर महू की बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की बात की जाए, तो ये जो 3 सीटें अभी फिलहाल बची हुई है, इन पर अभी प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से घोषित होना बाकी है। जी ठीक है। जगदलपुर से आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, बस्तर सियासत की चाबी कही जाती है, 12 सीटें बस्तर की है और 11 सीटों की बात की जाऊं तो मैं आदिवासियों की सीटें और एक जो है सामान्य सीट है। कहा जाता है कि बस्तर जो फतेह करता है, सत्ता उस सत्ता की ताज जो है उसी को सौंपी जाती है। इस 12 सीटों का समीकरण डिटेल से जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, बिल्कुल बस्तर विधानसभा, जो बस्तर संभाग का जो 12 विधानसभा सीट है, अगर इसे फतेह कोई भी राजनीतिक दल कर लेता है तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में उसी की सरकार बनती है। हालांकि बस्तर का समीकरण यही कहता है कि जब बस्तर के जो जितने लोग हैं
वो किसी एक दल को ही सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो गई चाहे वो कांग्रेस हो गई। 2018 की बात की जाए तो 2018 में पूरी तरीके से कांग्रेस को समर्थन मिला था। यही वजह है कि 11 सीटें जो है कांग्रेस की झोली में आई थी। हालांकि जो दंतेवाड़ा विधानसभा का जो सीट रहा है वो लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जो है वो नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि उपचुनाव हुआ, उसके बाद से वो भी जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में आ गया है। हालांकि अभी का जो टिकट वितरण जो हुआ है, इस पर जो टिकट काटी गए हैं, चाहे वो अंतागढ़ कांकेर जिले के अंदर जो अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है और बस्तर जिले के जो चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र जो जिस पर पीसीसी के चेहरे पर दांव खेला गया है, इस पर बीजेपी भी अब सवाल खड़ा कर रही है कि वहां पर अब प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनको वहां पर खड़ा होना पड़ रहा है। इतना कमजोर स्थिति वहां पर हो गया है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और दंतेवाड़ा की बात किया जाए तो दंतेवाड़ा जो सीट है वो परिवारवाद का जो है यहाँ पर लगातार शिकार होते रहा है और वहाँ का आरोप भी लगते रहे हैं कि महेंद्र कर्मा का जो परिवार रहा है उन्हीं के परिवारों को ये टिकट दिया जाता है, बाकी जो कांग्रेस जो कार्य कर रही है उनके ऊपर दाव नहीं खेला जाता है। ये एक बड़ा आरोप वहाँ पर लगता है। और हालांकि अंतागढ़ विधानसभा की बात की जाए जहाँ पर अनूप नाग का जो टिकट कटा है, हमने जब विधायक जी का बही खाता जब दिखा रहा था दर्शकों को जब बता रहा था, उस वक्त जब हमने वहाँ का ग्राउंड की जायजा लिया था तो पूरी तरीके से नाराजगी, जो जनता की नाराजगी जो है वो अनूप नाग के खिलाफ आ रही थी। और उसी वक्त ये स्पष्ट हो गया था कि अंतागढ़ की जो टिकट है वो कटने वाली है। हालांकि 11 विधानसभा सीटों का जो प्रत्याशियों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन सबसे मुख्य जगदलपुर विधानसभा जो कि पूरे 12 विधानसभा में से इकलौता सामान्य सीट है, यहाँ पर अब तक मंथन चल रहा है। कई दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं, हालांकि कई नाम भी सामने आ रहे हैं और जो रिक्चन जैन है जो विधायक, उनका टिकट के ऊपर भी संकट मंडरा रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने का भी यहाँ पर बात रिक्चन जैन का यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। तो अब तक नहीं मिल पाया है, जगदलपुर के प्रत्याशी का चयन कांग्रेस नहीं कर पाई है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि आज शाम तक लगभग ये नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन किसके नाम आएंगे और कौन जगदलपुर से सामान्य सीट पर लड़ेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सीट जगदलपुर माना जाता है, मुख्यालय का ये सीट है। और कहा जाता है कि जगदलपुर अगर कोई भी सत्ताधारी है वो जगदलपुर सीट को कब्जा करने में कामयाब हो गया तो बस्तर संभाग का सीट आसानी से उसे मिल जाता है। लेकिन इस बार का हालात जो है वो कुछ और बयां कर रहे हैं। कुछ जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाती यहाँ पर नजर आ रही है, तो कुछ जो सीटें हैं, जैसे बता दिया जाए कि जो कोंडागांव का सीट है वो बीजेपी के पाले में जाते हुए नजर आएगा इस बार, क्योंकि वहाँ की जनता काफी ज्यादा कांग्रेस से नाराज नजर आ रही है। और इसके अलावा नारायणपुर विधानसभा की बात की जाए तो केदार कश्यप को जब बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनी है, खाता के जरिए आप लोगों के जरिए दर्शकों तक हमने सबसे पहले पहुंचाया था कि क्या समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके से माहौल है, और संभावित चेहरों को भी हमने दर्शकों तक पहुंचाया था कि इन चेहरों पर मुहर लग सकती है। एक बार फिर से न्यूज़ 24 एमपीसीजी की खबर पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। और वीरेंद्र गेवे के पास ले चलते हैं बिलासपुर, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती, सबसे बड़ा संभाग है। और आज जब लिस्ट डिक्लेयर किया गया है कांग्रेस की तरफ से, और दोनों ही लिस्ट, बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, दोनों ही लिस्ट को किस तरीके से आप आकलन करते हैं और उस लिस्ट का समीकरण भी आप बताइए दर्शकों को। देखिए, आज जो लिस्ट आई है उसमें बिलासपुर संभाग की जो 25 सीटें हैं उनमें से 3 सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित की है। हालांकि बीजेपी ने लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक सीट जो है बेलतरा की सीट, उस पर प्रत्याशी अब तक नहीं घोषित किया है बीजेपी ने। और इनमें आप देखें तो पहले तो कोरबा की जो सीट है वहाँ पर मंत्री जय सिंह अग्रवाल के सामने लखनलाल देवांगन जो कि पूर्व मेयर हैं, उनको टिकट दिया गया है। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं मंत्री जय सिंह, उनके सामने ओबीसी के लखन देवांगन को सामने लाया गया है। तो ये जनरल वर्सेस ओबीसी का एक बड़ा पैंतरा जो है बीजेपी ने खेला है। अब इसके अलावा जो है खरसिया सीट से उमेश पटेल जो कि मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उनके खिलाफ महेश साहू को इस बार मौका दिया है बीजेपी ने। और उमेश पटेल और महेश साहू के बीच इस बार ये टक्कर होगी। पिछली बार जो
जो पूर्व कलेक्टर रहे हैं ओपी चौधरी, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन उनके हारने के बाद उनकी सीट बदली गई है। बीजेपी ने इस बार उन्हें रायगढ़ से उतारा है। और तीसरा जो अहम सीट है, तीसरी सीट जो है शक्ति का जिला मुख्यालय का सीट है, यहाँ पर से जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं चरणदास महन, कांग्रेस से प्रत्याशी उनको बनाया गया है। उनके खिलाफ डॉक्टर खिलावन साहू को टिकट बीजेपी ने दिया है। पिछली बार मेघाराम साहू जो कि पूर्व मंत्री हैं उनको टिकट दिया गया था, लेकिन 2013 में जो कि विधायक थे खिलावन साहू, उनकी टिकट काटी गई थी। इस बार उनको मौका दिया गया है। तो ये अहम जो तीनों सीटें हैं उनमें टिकट दिया गया है। एक सीट की और बात करना चाहते हैं, जिसमें जो सीतापुर की जो सीट है उस पर सीतापुर अंबिकापुर संभाग से है, और सीतापुर की सीट में अमरजीत भगत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। साथ ही टी.एस. सिंहदेव को अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, लेकिन अंबिकापुर में अब तक के बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। साथ ही सीतापुर में पूर्व जो सैनिक रहे हैं राम कुमार टोप्पो, उसको बीजेपी ने उतारा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अंबिकापुर के जो सीटें हैं उनमें किस तरह का समीकरण बैठता है। जी, तो बेहद ही इस बार इंटरेस्टिंग और रोचक रहने वाला है। संस्कार धानी लिए चलते हैं, संस्कार धानी की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं कुमार इंदर से। कुमार, सबकी निगाहें टिकी रहती है संस्कार धानी की सियासत को लेकर, और आप बखूबी जानते हैं यहाँ की आबोहवा से, यहाँ की सियासत को आप बहुत डिटेल से जानते हैं। इस आज के लिस्ट के बाद क्या समीकरण है, किस तरीके से माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, यदि महाकौशल अंचल की बात करें, हालांकि प्रदेश में ज़्यादातर वही नाम है जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही बता दिया था। हमने जो ज़्यादातर नाम हमारा चैनल चला था वहीं पे ज़्यादातर सीटों पर नामों पर जो है वो मुहर लगी है। और इस बार जबलपुर की यदि बात कर ले, जबलपुर के 8 विधानसभा क्षेत्र में से जो है 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जिसमें से यदि बात कर ले तो सबसे पहले 4 विधायक जो वर्तमान विधायक उनको फिर से पार्टी ने एक बार मौका दिया है। वहीं यदि पाटन जो यहाँ की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर जो है नीलेश अवस्थी को पिछली बार कांग्रेस ने उतारा था, हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन फाइट अच्छी दी थी। और इस बार यदि बात करें जिस महिला आरक्षण की बात बीजेपी करती है तो उसी महिला के तहत एक महिला को भी यहाँ पर जो है वो शिहोरा विधानसभा क्षेत्र से जो है कांग्रेस ने मौका दिया। एकता ठाकुर को यहाँ से उतारा, बिल्कुल फ्रेश चेहरा है, यंग है और पिछले कई लंबे समय से जो है सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में वो एक्टिव है। पिछली बार उन्हें जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीता था, हालांकि कुछ गणित रह गए थे जिससे जिला पंचायत अध्यक्ष बनते बनते वो जो है वो चूक गई थी। तो ये दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। पूरे महाकौशल अंचल की बात करें तो चाहे डिंडोरी की बात हो या बालाघाट की या छिंदवाड़ा की, वही नाम जो है जो पिछली बार थे वही इस बार कांग्रेस उन्हें फिर से एक बार भरोसा जताया है। बात कर ले जबलपुर के 8 विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो सबसे चर्चित और सबसे वीआईपी सीट, हॉट सीट ये कहे तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र हो गई। जैसा कि हमने पहले भी प्रोग्राम में दिखाया कि यहाँ पर वर्तमान विधायक तरुण भनोट और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का मुकाबला जो है इस बार सांसद से। जी हाँ, 4 बार के लोकसभा सांसद और मुख्य सचेतक लोकसभा में, उनको भाजपा ने पश्चिम का किला जो ढहाने के लिए यहाँ पर भाजपा का विधायक प्रत्याशी बनाया है। लेकिन क्या सांसद वर्सेस विधायक का ये मुकाबला, क्या वाकई ये बीजेपी की जो रणनीति बनाई गई थी वो रणनीति में बीजेपी कामयाब होगी या नहीं होगी, ये बात अलग बात है। लेकिन जितने भी सर्वे आ रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये बात भी बताते चलूं कि अब तक जो भी सर्वे आ रहे हैं वो ज्यादातर यहाँ पर वर्तमान विधायक कांग्रेस तरुण भनोट के फेवर में आ रहे हैं। कहना है कि ये विधायक जी जो है इतने लोकप्रिय है कि उनकी जीत तय है। हालांकि बीजेपी ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है। तो मुकाबला जो है इस बार पश्चिम का बता दूं बहुत ही कांटेदार है, धमाकेदार है और जोरदार फाइट जो है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं पूर्व की बात कर ले तो पूर्व विधानसभा में हमेशा देखते हम लोग आए हैं, पिछले चुनाव में भी देख के आए हैं कि वो सीट जो है हमेशा चुनाव में वहाँ पर विवाद की स्थिति होती है, गोलियां चलती है, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली स्थिति वहाँ होती है। क्या इस बार वो चीज़ होगी, लॉ एंड ऑर्डर होगा या नहीं, वहाँ पर भी मुकाबला जो है बड़ा जबरदस्त होने वाला है। लेकिन बीजेपी की जबलपुर की यदि मध्य विधानसभा की बात कर ले, जो भाजपा की सबसे सेफ सीट मानी जाती है, मजबूत सीट मानी जाती है, वहां से भाजपा अभी तक अपना प्रत्याशी जो है वो डिक्लेयर नहीं कर पाई है। वर्तमान विधायक विनय सक्सेना वहां से पहली बार के विधायक है। हालांकि भाजपा शायद इस बात से डरी कि पिछली बार जो 2018 के चुनाव में बगावत हो गई थी वो बगावत ना आए, इसलिए शायद बीजेपी यहां से निर्णय लेने में जो है वो अभी तक सक्षम नहीं हो पा रही है। हालांकि कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस की भी 2 टिकटें बची है। अब वो देखना है कि पनागर में कांग्रेस का एक फेज जो है वो फंसा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे दावेदार है जिसको लेकर कांग्रेस उस वापों में है कि वहाँ पर टिकट किसको जारी
की जाए तो 2 सीटें कांग्रेस की यहाँ पर बची हुई है और 2 भाजपा की भी सीटें यहाँ पर बची हुई है। तो देखना है कि 2 सीटों पर कब टिकट जारी होती है और मुकाबला क्या होता है। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल लगभग टिकटें जो है वो महाकौशल अंचल की भी लगभग तैयारी हो चुकी है। 1-2 सीटें बची हुई है, वो जल्द जारी हो जाएगी। उसके बाद मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प यहाँ पर होने वाला है। मुकाबला एकदम यहाँ पे नेक टू नेक दिखाई दे रहा है। चुनाव बिल्कुल एकदम रोचक इस बार रहने वाला है। आशुतोष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कर्ण मिश्रा के पास लिए चलते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ग्वालियर की सियासत पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, बखूबी समझते हैं। और आज के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किस तरीके से माहौल, क्या समीकरण? कर्ण, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस ने एक साथ ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से 26 सीटें टिकट जारी कर दिए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बात की दावा करने की कोशिश करी है कि ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 के आंकड़ों को एक बार फिर दोहराने की स्थिति की कोशिश की जाएगी। क्योंकि 2018 के आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस ने 26 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में जीती थी 34 में से, जबकि बीजेपी को महज 7 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन जिस तरह का सीटों की स्थिति सामने निकल कर आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक विरोध के सुर जो है वो भी उठने लगे हैं। चाहे हम ग्वालियर ग्रामीण की तस्वीर देखें, वहां से केदार कंसाना जो कि लगातार टिकट मांगने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन बीएसपी से एक बार फिर घर वापसी करने वाले साहब सिंह गुर्जर को टिकट दे दिया गया। तो उसके बाद केदार कंसाना के साथ ही 300 से ज़्यादा पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा टीम केदार के लगभग 25,375 लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध के सुर उठा दिए और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है जी। यदि मैं ओवरऑल स्थिति को देखता हूं, ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ग्वालियर जिले की जिन 5 सीटों पर टिकट जारी किए हैं, उनमें सिटिंग एमएलओ को दोबारा से रिपीट किया गया। इसके बाद ही 2020 उपचुनाव के दौरान जिन्होंने जीत दर्ज करी या कम अंतर से हारे, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है। और ये कमोबस ये स्थिति ग्वालियर चंबल अंचल की जो 26 सीटें हैं, उन पर भी ये पूरी तरह से फॉर्मूला लागू होता हुआ नजर आता है। हालांकि यदि हम दतिया देखते हैं, दतिया में कहीं ना कहीं राजेंद्र भारती की दावेदारी हो रही थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। इसके अलावा कई ऐसी सीट हैं ग्वालियर चंबल अंचल की जहां पर कुछ ऐसी स्थिति नजर आई है जहां पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने वाले लोगों को मौका दिया गया है। इसके अलावा कम अंतर से जिन्होंने 2018 में या 2020 में शिकस्त हासिल करी थी, ऐसे चेहरों को भी पार्टी ने मौका दिया है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस के नेताओं के अब बयान सामने आ रहे हैं, उस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है बेहतर बहुमत हासिल करेगी और एक बार फिर सरकार बनाएगी। हालांकि बीजेपी ने सीधे तौर पर पलटवार कर दिया है। चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, चाहे मंत्री भारत सिंह कुशवाहा की, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह की टिकट जारी कांग्रेस ने करे हैं, उसके बाद आने वाले वक्त में धीरे धीरे देखिए किस तरह से विरोध के सुर उठेंगे और ये आपस की लड़ाई में ही धराशायी हो जाएंगे। बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज अब निकल कर सामने आ रहा है। देखना होगा इसे किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। वीरेंद्र गैवे के पास ले चलते। वीरेंद्र, देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होना है और पहले फेज में 20 सीटों पर वोट कास्ट किए जाएंगे 7 तारीख को। जिन 20 सीटों पर टिकट आज जारी हुआ है, ऐसे कौन से सीट है जिस पर टिकट जारी नहीं हुआ है और क्या क्या चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं? देखिए, एक ही सीट पर अब तक के टिकट घोषित नहीं किया है कांग्रेस ने, जो कि जगदलपुर की सीट है। यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं उनके खिलाफ जो कि आवाज़ उठ रही है, उसकी वजह से ये टिकट रोकी गई है और ये भी जल्द घोषित कर दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। कई 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिनमें से ये देखना होगा कि उस इलाके में किस सर्वे के तहत किस आधार पर टिकट बांटे गए हैं और जातिगत आधार पर टिकट बांटे गए हैं। जैसे पंडरिया की सीट में जो ममता चंद्राकर है, उनकी टिकट काटी गई है, ओबीसी वर्ग से आती है, और इसी वर्ग के दूसरे एक प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, चंद्रवंशी समाज के। तो कुर्मी समाज को साधने की कोशिश वहाँ पर की गई है और ओबीसी सीट है चूँकि वो वहाँ पर ओबीसी ज़्यादातर लोग हैं, इस वजह से ओबीसी सीट के तौर पर उसे देखा जा रहा है। वहाँ पर साहू समाज के और कुर्मी समाज के वोटर्स हैं, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो बस्तर इलाके में जो टिकट वितरण किया गया है, उसको लेकर के भी जातिगत जो समीकरण है उनको ध्यान रखा गया है, ताकि विरोध के स्वर ना उभरे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, चूँकि पूरी सीट पिछले बार कांग्रेस के पास थी, इस बार ज़्यादा सीट हासिल करने की कोशिश में है, ताकि पूरी सीट जो है वो यथावत रहे और अन्य जो सीटें हैं राजनांदगांव जिले की जो सीटें हैं उनको भी शामिल किया जा सके जीत में। जी ठीक है वीरेंद्र, कर्ण और कुमार।